कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपकी जो कक्षा 10 की एसएसटी है उसकी एक किताब है। आपके टोटल आपके 4 किताबें हैं, उसमें से आपकी एक किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है आपके एसएसटी की, यानी कि उसमें आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यानी कि टोटल आपका जो 4 किताबें हैं 20-20 नंबर की 4 किताबें हैं, तो 20 गुणा 4 बराबर आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो ये जो किताब है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति, ये भी आपके 20 नंबर की है, यानी कि चारों ही किताबें आपके 20-20 नंबर की हैं। इसलिए प्रत्येक किताब को बराबर वेटेज देना है, बराबर आपको तैयार करना है। मैंने इससे पहले आपकी जो भारत और समकालीन विश्व वाली इतिहास की जो किताब थी आपकी, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है पूरा एक वीडियो में, लगभग 50 मिनट के लगभग में पूरी किताब का जो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आपको उत्तर सहित। इस वीडियो में मैं आपकी जो लोकतांत्रिक राजनीति वाली किताब है, इसके जो आपके 5 पार्ट है, 5 पार्ट है और सभी पाँचों ही पार्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर सहित आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी ये वीडियो आपका शुरू से अंत तक देख लेगा, उसके 20 में से आपके जो 18-19 नंबर आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है उसके 20 में से 20 नंबर भी कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ही कम समय में आपको पूरा इस किताब का जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि आपकी जो परीक्षा में बहुत ही शानदार नंबर आप प्राप्त कर सकें। PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही इस सामाजिक के जो आपके जो पुराने पेपर है वो आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ऐप के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज़रूर एक बार विजिट करना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है आपका लोकतांत्रिक राजनीति का, जो कि 20 नंबर की किताब है आपकी ये पूरी। इसमें आपके 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट आपका आता है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की जो साझेदारी पार्ट है, हो सकता है आपके स्कूल में ये चैप्टर कराया हो या फिर ये किताब नहीं कराई हो, फिर भी आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में ये आपके चैप्टर में आने वाला है। तो पूरी किताब आपको मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ये जो चैप्टर है आपके 4 नंबर का है, और इसमें से जो कुल आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 नंबर में आपके 3 क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक अबसदक आएगा, एक वन लाइनर आएगा, और एक आपका लघुतरात्मक 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो टोटल आपके जो 3 क्वेश्चन आएंगे 1+1+2, यानी कि 4 नंबर का जो आपके 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके अबसदक का, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके ये कि सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। तो सत्ता का एक क्षैतिज वितरण कहलाता है। सरकार के जो विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये कि भाई यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी क्या, तो ये ब्रुसेल्स है, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है कि श्रीलंका जो स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, स्वतंत्र कब हुआ था। तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। देखो ये भारत की जो नीचे अपने हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश कहते हैं इसको। कौन सा देश कहते हैं, पानी के बूंद के आकार का देश है, ये श्रीलंका देश है। अब ये हमारा भारत 1947 में आज़ाद होता है, और इसके 1 साल बाद, नीचे है तो 1 साल बाद आप याद कर लेना, 1948 में ये श्रीलंका वो आज़ाद हुआ था। तो ये आपको 1948 से वो याद कर लेना है। नेक्स्ट, अच्छा ये द्वीपीय देश है, चारों ओर से जो पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की आबादी का जो बड़ा हिस्सा है वो किस सामाजिक समूह का हिस्सा है। तो ये सिंहली का जो हिस्सा है। नेक्स्ट है बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र कौन सा है। तो जो फ्लेमिश वाला हिस्सा है वो आपका बेल्जियम में डच भाषा बोलने का हिस्सा है। नेक्स्ट है बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे जो स्तर की जो सरकार होती है उसको कौन सी सरकार कहते हैं। जो केंद्र और राज्य के अलावा जो तीसरी सरकार होती है उसको सामुदायिक सरकार बेल्जियम में कहा जाता है। नेक्स्ट है श्रीलंका की जो सिंहली भाषा है ये इसकी राजभाषा है। तो इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, तो ये 1956 में दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये 8वां क्वेश्चन कि किस देश में जो 1970 से 93 के बीच में आपने संविधान में 4 बार संशोधन किए। तो ये बेल्जियम देश था जिसने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है, कब संभव है देश में एकता, जब है जो सभी समुदाय के और क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों का और समुदाय की भावनाओं का आदर किया जाएगा तो उस देश में एकता ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है किस देश के साथ बेल्जियम की सीमा नहीं लगती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, ठीक है, लग्जमबर्ग है, इनकी जो सीमा है वो तो बेल्जियम की लगती है, लेकिन ब्रिटेन की सीमा बेल्जियम के साथ में नहीं लगती हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पहले पार्ट के, आपने पहला पार्ट पढ़ा होगा तो उसमें आपसे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका।
नेक्स्ट है, किस देश के दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव के रूप में ले लिया? तो ये श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था, जो कि 2009 में समाप्त हुआ था, याद कर लेना ये। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप में आता है। पहली ही लाइन आपकी पाठ की यही है कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका में गृह युद्ध का जो अंत है वो कब हुआ था? तो ये भाई 2009 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो अधिकांश जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में सामाजिक समूह में सिंहलियों की जो कुल आबादी है उसका कितना परसेंट है? तो सबसे ज़्यादा यही है सिंहली, तो आपके 75% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंहली जो भाषा है उसको एकमात्र राज्य भाषा कब घोषित किया था? तो 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, बेल्जियम की कुल आबादी का कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है? तो ये लगभग 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। अगला प्रश्न आपका 1 नंबर का आएगा वन लाइनर का। तो वन लाइनर में आपके प्रश्न ये बन सकता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसमें आपके नाम रखना है। सरकार के अंग कौन कौन से? सरकार के 3 अंग है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। किस देश में सामुदायिक सरकार में सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। इसका उत्तर आपको बेल्जियम याद कर लेना है। नेक्स्ट है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? तो उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य जो सत्ता का विभाजन होता है उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में समुदायी सरकार और श्रीलंका में बहुसंख्यवादी सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका में जो आपका बहुसंख्यवादी जो सरकार में एक समुदाय जो सिंहली भाषा है वही प्रमुख रहता है। फिर आपका सत्ता का क्षैतिज वितरण आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया। सत्ता का विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का जो बंटवारा होता है उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं। हमारे भारत में क्षैतिज वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये है कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो भाई सत्ता में साझेदारी संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है और प्रजातांत्रिक भावनाओं को अनुकूल करता है, इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। बहुसंख्य कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार के द्वारा उठाए गए कदम का उल्लेख कीजिए। तो भाई बहुसंख्यवाद को कायम करने के लिए श्रीलंका सरकार ने 1956 में वहाँ की जो भाषा है सिंहली भाषा उसको एकमात्र राजभाषा घोषित करना वहाँ का एक बहुसंख्यवाद को कायम करने का कदम था ये। अगला प्रश्न है कि 1950 से 1960 के दशक में ब्रुसेल्स में दो समुदाय के बीच में प्रखर समस्या क्या थी? तो भाषाई विविधता, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले वहाँ की जो प्रमुख समस्या थी। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध और ताकतवर रहे? तो ये फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बेल्जियम को समाज में जातीय बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो राजधानी का क्षेत्र। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, जहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। फ्रेंच भाषी जो कि अधिक समृद्ध थे ये बिलोनिया में रहते थे। डच भाषी क्षेत्र जो कि फ्लेमिश में रहते थे और जर्मन भाषी क्षेत्र। ये 4 भागों में बेल्जियम के समाज को जातीय बनावट में बांट सकते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? तो भाई लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है, जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, वो केंद्र होती है, जनता ही माई बाप होती है। ये ऐसा लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता जो चाहती है उसको कुर्सी पे बिठा देती है, जनता जिसको चाहती है उससे कुर्सी से हटा सकती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, भाई यूरोपीय संघ का मुख्यालय बच्चे को याद हो गया, ब्रुसेल्स है जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बेल्जियम में जो 1990 से 93 के बीच में अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया? तो 4 बार संशोधन किया था। किस देश के 2 समुदायों में अविश्वास के कारण गृह युद्ध हो गया था? तो श्रीलंका में ये भी रिपीट है। 2009 में ये समाप्त हुआ था। 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। गृह युद्ध होता क्या है? तो गृह युद्ध किसी भी देश में सरकार विरोधी समूह की जो हिंसक लड़ाई होती है, तो हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेती है कि वह युद्ध सा लगने लगता है, उसको गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे कि सीरिया में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, ये सभी गृह युद्ध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? तो भाई सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क ये होता है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है, कि ये जो सत्ता की साझेदारी ये लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सा शासन प्रणाली है? तो वहाँ पे संघात्मक जो शासन प्रणाली है। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? तो सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के जो बंटवारे की प्रक्रिया होती है ताकि व्यवस्था को अच्छी प्रकार से चलाया जा सके, इसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ये तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के जो विभिन्न रूप है वो कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूप विद्यमान है। पहला तो एक ही सरकार के विभिन्न अंगों यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य में सत्ता का विभाजन। दूसरा ये है
कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य में सत्ता का विभाजन। तीसरा ये है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, भाषाई पिछड़ी और अल्पसंख्यक समूह हो, इनके बीच में सत्ता का विभाजन। चौथा है राजनीतिक दलों, दबाव समूह, किसानों, मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों, आंदोलनों के मध्य की जो सत्ता का विभाजन है। तो ये चार प्रमुख जो रूप है वो सत्ता की साझेदारी के विद्यमान है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कि भाई लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। तो इसके 5-6 कारण दे रखे। पहला कारण है कि सामाजिक समूहों के मध्य टकराव कम करती हैं। भाई लोगों का सत्ता में साझेदारी होगी तो वो सामाजिक समूहों का जो टकराव होगा उसको कम करेगी। ये लोकतंत्र की आत्मा भी है। समानता की पोषक है और सभी के हितों की सुरक्षा करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। योग्य और कुशल शासन व्यवस्था इसमें लागू होती है। तो ये 5-6 कारण हैं जिसके कारण सत्ता में जो साझेदारी वो ज़रूरी है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ आपको बता ही दिया कि सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों की में सत्ता का जो बंटवारा की प्रक्रिया होती है उसको सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है ये कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत होती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव को टालने के लिए सत्ता की साझेदारी होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि तमिलों की प्रमुख मांगें क्या थी श्रीलंका में। तो श्रीलंका में तमिलों की मांगें थी कि एक तो तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले, दूसरा शिक्षा सरकारी सेवाओं में सिंहलियों के समान अवसर प्रदान किए जाए, क्योंकि वहाँ पर सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया था 1956 में। तमिल बहुल क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान की जाए। ये 3 प्रमुख जो मांगें थीं। अगला प्रश्न आपका ये है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता का जो बंटवारा है उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो भाई देखो, बेल्जियम में तो सामुदायिक सरकार का गठन है और भारत में सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 33% जो नारी वंदन जो महिला आरक्षण लागू किया गया 2023 में, आपने इस पार्ट में पढ़ा था, 2023 में आया था ये। उसमें जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और दिल्ली में जो महिलाओं को जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, कितना % आरक्षण देने की इसमें घोषणा की गई है आप कमेंट करके बताना, पहले पार्ट में आया है। अगला प्रश्न है कि बहुसंख्यवाद से क्या मतलब है। तो बहुसंख्य मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है। बहुसंख्यवाद का मतलब कि अल्पसंख्यकों की इच्छा और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यवाद जो ज़्यादा लोग हैं वही मनचाहे ढंग से शासन करने के अधिकार रहता है। जैसे कि श्रीलंका में जो सिंहली जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, तो वो बहुसंख्यवाद को बढ़ावा देते हैं। श्रीलंका में कितने जाति समूह के लोग रहते हैं। तो भाई श्रीलंका में मूल रूप से तो सिंहली लोग रहते हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल रहते हैं, ईसाई रहते हैं और मुसलमान जाति समुदाय रहते हैं। अगला प्रश्न फिर आपका यह है कि आपका जो श्रीलंका है इसमें 2 समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। कथन को स्पष्ट कीजिए कि कैसे जो समुदाय श्रीलंका में 2 समुदाय के बीच में जो अविश्वास हो गया था जिसके कारण वो टकराव बड़े युद्ध में, गृह युद्ध में बदल गया था। तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल लोगों के पारस्परिक अविश्वास ने जो एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया था और परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हज़ारों लोग मारे गए। इसमें अनेक परिवार अपने देश से भागकर जो शरणार्थी बन गए और अनेक लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया था। इस गृह युद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को अनेक परेशानियां उत्पन्न कर दी थी। फिर शासन की विभिन्न अंगों के बीच सरकार किस प्रकार सत्ता का वितरण होता है स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के 3 अंग होते हैं। लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसमें सरकार के जो 3 प्रमुख जो अंग होते हैं वो आपको याद कर लेना। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। सरकार के प्रमुख 3 अंग हैं। विधायिका क्या करती है। तो विधायिका जो है वो आपके कानून निर्माण का कार्य करती हैं। कार्यपालिका उनको लागू करने का काम करती हैं और न्यायपालिका अपनी व्याख्या करती हैं। ठीक है, न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती हैं और उन व्यक्तियों को दंड देती हैं जो कर का उल्लंघन करते हैं। सरकार के तीनों अंगों के कार्यों का इस प्रकार विभाजन होता है किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियाँ एकत्रित न हो और प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इस संतुलन बना रहे और शासन है जो बहुत ही अच्छी प्रकार से चलता रहे। ये 10वां क्वेश्चन भी रिपीट है कि बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो पहला तो आपको बता ही दिया कि सिंहली भाषा को 1956 में उन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया था। और दूसरा है कि सिंहली भाषा लोगों को सरकारी नौकरियों में और अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता देकर कई सुविधाएं दी गई थी। तीसरा है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने की बात कही गई थी। और चौथा है कि विश्वविद्यालय में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई गई थी। फिर आपका ये प्रश्न है कि सत्ता में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण में कोई 2 अंतर बताइए।
तो क्षैतिज वितरण में सरकार एक ही स्तर पर सत्ता का वितरण होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर स्तर वितरण में सत्ता का वितरण क्षैतिज स्तरों में होता है। क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर पर सरकार के अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार की शक्तियों का जो विकास है वो विभिन्न स्तरों के बीच में होता है। तो ये पहला पार्ट था जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। दूसरा पार्ट है आपका संघवाद। तो संघवाद 4 नंबर का पार्ट है और इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे कि इसमें से आपका 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो 1 नंबर का आएगा और एक आपका 3 नंबर का आएगा। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन। अच्छा, 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको या में मिलेगा अथवा में मिलेगा। ठीक है, अथवा में मिलेगा तो ये आपका फ़ायदा ही है, 2 में से कोई आपको एक करना है। पहला प्रश्न आपके ये है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त है, इसमें भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो जो 7 सिस्टम में आते हैं, असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये 371 के जो धारा हैं उसमें विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी धारा 370, तो वो वहाँ से हटा दी, उसको स्पेशल दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को। तो इसी प्रकार से असम में, मिजोरम में, नागालैंड में इसमें जो धारा जो अनुच्छेद 371 है वो विशेष शक्तियाँ देता है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो किसके बीच में होता है, संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच में अपने अधिकारों का विभाजन होता है। नेक्स्ट है कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो भाई अपनी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, यानी कि इस पर जो नियम है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती हैं। नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसको क्या कहते हैं। तो नगर निगम का अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। इसको महापौर कहा जाता है। सभापति जो नगर परिषद होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। और राज्यपाल जो है वो अपने राजस्थान के या प्रत्येक राज्य के जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको राज्यपाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके संघीय व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। तो इसमें से जो नागालैंड का भी भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, उत्तराखंड और झारखंड तीनों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। भाषा के आधार पर जो पहला गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था, वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। नेक्स्ट है कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें से जो दिल्ली है वो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, वो संघीय राज्य नहीं है। राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर ये सभी संघीय राज्य हैं। दिल्ली जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ये देश की राजधानी है। इसमें से सबसे नया राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे नवीनतम, जो सबसे अंतिम राज्य बना था वो नवीनतम राज्य कौन सा है, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों और के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। तो ये जो विधायिका है वो तो बनाती है कानून, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका जो होती है वो इनको क्या करती है, अधिकारों की व्याख्या करने की अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके न्यायालय। हमारे देश के अभी राष्ट्रपति कौन है, महामहिम राष्ट्रपति का नाम आपको कमेंट करके बताना है। 7 आकर संघ बनाना किसका उदाहरण है। तो 7 आकर संघ बनाना ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से जो स्विट्जरलैंड है ये 7 रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। बाकी भारत में, स्पेन में और बेल्जियम में 7 रहकर संघ बनाने का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो देखो मैंने शिक्षा तो पहले बताई दी आपको, शिक्षा समवर्ती का सूची है। शिक्षा, वन और विवाह, ठीक है, शिक्षा, वन और विवाह ये तीनों ही आपकी समवर्ती सूची में आती है। इन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, ये जो सिंचाई है वो आपका समवर्ती सूची में नहीं आता है। अगला प्रश्न ये है कि संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची यानी कि जो केंद्र सरकार वाली है उसका जो विषय नहीं है। तो इसमें से जो शिक्षा है उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूची 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये शिक्षा दोनों में आती हैं, संघ में भी आती है और राज्य में भी आती हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द हो जाएगा, ये संघ सूची में नहीं आती है। तो संघ सूची में कौन कौन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंकिंग और विदेशी मामले। इस पर जो कानून है वो केवल अपनी जो संघ सूची हो केंद्र सरकार ही बना सकती है।
नेक्स्ट है कौन सा विषय संविधान के शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो इसमें से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये किसी में शामिल नहीं है, इसको अवशेष शक्ति में रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा विषय संघ सूची में रखा गया है। तो संघ सूची में कौन आता है, जो रक्षा वाला मामला है वो आपके संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न है कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो भाई समवर्ती सूची का तो आपको याद हो गया होगा, शिक्षा है जो समवर्ती सूची में शामिल है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण का कितना प्रावधान है। तो ये 1/3 है, 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान है। नेक्स्ट है भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया। तो ये 1992 में भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। पंचायती राज आया था 1992 में, उस समय की बात है। व्यापार की सूची से संबंधित है। तो भाई व्यापार जो है वो राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले तो ये संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले, रक्षा, ये सभी आपके केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकती है। तो ये तो 20-21 प्रश्न थे जो कि आपका इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स परीक्षा में पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो बड़े क्वेश्चन है तो उत्तर भी इनके थोड़े बड़े होंगे, मैं इनको जल्दी से जो कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसमें आपके पहला प्रश्न है कि संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भाई संघवाद का मतलब क्या है। संघवाद शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और केंद्र प्राधिकार और आपकी सरकार की जो अंगीकृत जो इकाइयाँ होती हैं उनके बीच में होता है, उसको संघवाद कहा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है उसको संघवाद के रूप में जाना जाता है। तो भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है। तो राज्यों का संघ है। भारत जो है किसका संघ है, राज्यों का संघ है। भारत में अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के संघ का गठन किया है। अलग अलग, कोई भाषाई आधार पर है, कोई क्षेत्र के आधार पर है, तो अलग अलग आधार पर ये जो राज्यों का निर्माण हुआ है। भारत में त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है, भारतीय संविधान के मूल रूप तो 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन बाद में फिर जो स्थानीय शासन की संस्थाओं को तीसरे जो स्तर की रूप में जो संविधान में मान्यता दी गई है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को 3 सूचियाँ के द्वारा विभाजित किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, वही संशोधन कर सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार का होता है। समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारे के मध्य कोई विवाद होने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। इसके अलावा समस्त राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, इनको अन्य राज्यों के मुकाबले जो इसमें विशेष अधिकार दिए गए धारा जो अनुच्छेद 371 है उसके तहत हैं। अगला प्रश्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी। तो भाई जब पहले तो देखो 2 स्तर पर ही सरकार को बांटा गया था, लेकिन फिर बाद में 1992 में इसको तीसरा स्तर और लाया गया था जिसको स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी के 3 स्तरों पर की गई। पहला केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे और तीसरा स्थानीय स्तर पे। तो सत्ता में विकेंद्रीकरण की जो प्रथम 2 स्तर है वो केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती हैं। और भारत में स्थानीय सरकारों को जो 1952 में संविधान संशोधन के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया, वर्णन करना है। तो भाई विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, ये राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो उसमें केंद्र सरकार की होती है, जैसे कि प्रतिरक्षा है, विदेशी है, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा है। ये जैसे नोटबंदी की थी वो केंद्र सरकार ने की थी, तो ये संघ सूची का विषय है। विदेश मामलों में बैंकिंग के मामले हैं, ये सभी आपके संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में कौन कौन आता है। तो भाई राज्य सूची में स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वो राज्य सरकारों की है, जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये इसमें राज्य सूची में आती है। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है वो उसमें आपके केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार, ये सभी आपके क्या रहेंगे, समवर्ती सूची के रहेंगे। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको भारतीय संविधान नियंत्रित करता है। संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन है, एक केंद्र सरकार का है और एक अपने राज्य सरकार का है।
संघीय शक्तियों में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया गया है और दोनों ही सरकारें अपने अपने जो अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। इसके अलावा संघीय व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों में आपसी वादों को निपटारा करने के लिए संविधान और मौलिक प्रावधानों की सुरक्षा के लिए एक हमारे जो स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। भारत की संघीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति कार्यकारी संघ का नेता होता है। राष्ट्रपति होता है वही इस संघ का प्रमुख नेता होता है। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर पर की जो सरकार होती है वो अकेले नहीं बदल सकती हैं। ऐसे में बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से बनते हैं। फिर आपका अगला पार्ट आता है जिसमें 4 नंबर के आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पार्ट का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें एक तो अबसदा के क्वेश्चन आएंगे, एक अति लघुतरात्मक और एक आपका लघुतरात्मक 2 नंबर का। 4 नंबर का पार्ट है और 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1+1+2 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ऊंचे स्तर की है। तो भाई ये जो देश हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इनमें जो इन देशों में जो महिलाओं की जो भागीदारी है बहुत ही अच्छे ऊंचे स्तर की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। भारत में जनगणना कितने साल के बाद होती है। तो भाई भारत में जनगणना अभी आपके इसमें होने वाली है, डिजिटली हो रही है ये, तो हर 10 साल में जो इसका होता है। लेकिन इस बार जो ये 2021 में होने वाली थी, पहले 2011 में हुई थी, 2021 में होने वाली थी, लेकिन 21 में कोरोना के कारण इसको जो डिले किया गया था और अब आपके जो डिजिटली इसमें जो आपके जनगणना हो रही है, हर 10 साल में होती है ये। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। तो अपना जो भारत देश है इसका कोई जो राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और बाकी और भी देशों में जो अलग अलग उनका राष्ट्रीय धर्म है। जैसे नेपाल जो है एक हिंदू कंट्री है, हिंदू राष्ट्र है। इसी प्रकार से भारत में जो कोई जो विशेष धर्म को इसमें राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न ये है कि किन समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव के लिए से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया। तो ये है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर, इन तीनों ने जो इसके बारे में काम किया था। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अच्छा, पिछले वीडियो में जो पिछले आपका चैप्टर आया था उसमें पिछली जो आपकी किताब का वीडियो था उसमें एक प्रश्न आया था महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब का। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो किताब है उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है और एक जो किताब है वो महात्मा गांधी जी की है। दोनों की किताबों का जो नाम है वो आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा, भारत में जो संविधान कब लागू हुआ था ये कमेंट करके बताना है और भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये भी उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो प्रश्न है वो आपका इम्पोर्टेंट बनता है कि किस देश में जो समरूप समाज पाया जाता है। तो समरूप समाज स्वीडन में पाया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पहले भी आई हुई है 6ठे प्रश्न वाली, कि एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है, यानी कि मेल फीमेल को बराबर मानती है, उसको कौन सी विचारधारा कहते हैं। उसको फेमिनिज्म कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको नारीवादी कहा जाता है। नारीवादी जो लोग होते हैं वो महिला और पुरुष को जो अधिकारों में और अवसरों में समानता इसमें देते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो भाई सामाजिक जो विभाजन होता है वो जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, अपने जन्म पे डिपेंड करता है कि आप जो किस समाज में जन्म विभाजन करेंगे, तो ये जन्म पे निर्भर करता है। किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, इनमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारों में जो पंचायती राज है इसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। तो कितने पद आरक्षित किए गए, 1/3, 1/3, 1/3, ये पहले भी आया था इसमें। तो महिला आरक्षण आपका 1/3 इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है, बिल्कुल सही बात है। धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ये गलत बात है। अपने भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना गया है, तो यही इसमें गलत बात है। अपना उत्तर ये ऑप्शन ब ही हो जाएगा। सभी लोगों का कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ठीक है, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं और किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार भी देता है, सिवाय ऑप्शन ब को छोड़कर बाकी सभी सही है। ये ब वाला ऑप्शन गलत है, तो अपना उत्तर ब ही रहेगा क्योंकि इसने गलत ही पूछा है।
अगला प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानताएं होती हैं उसका मतलब होता है। तो समाज के द्वारा जो महिला और पुरुष में जो दी गई असमानताएं, असमान भूमिकाएं होती हैं उसको अपन लैंगिक विभाजन कहते हैं। जैसे कि महिला केवल खाना बनाएगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, और जो पुरुष है वो घर से बाहर कमा के लाएगा। तो ये एक लैंगिक विभाजन है। कह दिया पहले कि ये काम ये महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुष ही करेंगे, तो ये लैंगिक विभाजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में की गई, और अब भी जो नया इसमें आपके अधिनियम आया है, नारी वंदन अधिनियम 2023 में, उसमें फिर लोकसभा, विधानसभा और सभी जगह पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? तो पर जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन अपने भारत में ही पाया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू हो जाती है? तो भाई धर्म को अगर आप राष्ट्र का आधार मानेंगे तो धार्मिकता जब भी आएगी तो फिर आप सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये हम देखते ही, ये धर्म को राष्ट्र का आधार मानते हैं तो सांप्रदायिक दंगे जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो ये बहुसंख्यवाद का रूप धारण कर सकती हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, धार्मिक पूर्वाग्रह हो सकता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। फिर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें से ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई समरूप समाज के आपको उदाहरण देना है। किन देशों में समरूप समाज पाया जाता है? तो जर्मनी और स्वीडन 2 देश हैं जिनमें आपके समरूप समाज पाया जाता है। नारीवादी आंदोलन क्यों हुए? तो नारीवादी का मतलब आपको समझ में आ गया, एक ऐसा अवधारणा है जिसमें पुरुष और महिलाओं को जो अधिकारों की, जो अवसरों की समानता दी जाती है। तो ये आंदोलन क्यों हुए होंगे? क्योंकि उसमें महिलाओं को और पुरुषों को जो समानता का अधिकार नहीं दिया गया होगा, अवसरों की समानता नहीं मिली होगी, अधिकार समान नहीं दिए गए होंगे, इसलिए नारीवादी आंदोलन हुए थे। देख लेते हैं, पुरुष एवं महिलाओं के असमान अधिकार और अवसरों के कारण जो नारीवादी आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट है, सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? तो लैंगिक असमानता। सामाजिक असमानता में जो लैंगिक असमानता वो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो भाई हमारे देश में सामाजिक विभाजन जो होता है अधिकांशतः वो जाति धर्म के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाता है? वो पारिवारिक कानून कहलाता है। चाहे आपका विवाह का कानून हो, तलाक का कानून हो, उत्तराधिकार का हो, ये इससे संबंधित कानून पारिवारिक कानून कहलाता है। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक उपाय या तरीका बताइए। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम एवं उससे कानूनी नियमों की जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो भाई जाति समूह में पदानुक्रम कि एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति के जो समूह के जो लोग हैं वो क्रमागत रूप से नीचे रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, लैंगिक विभाजन का क्या मतलब है? तो समाज के द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक विभाजन में आती हैं। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि धर्म को कभी भी जो राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर धर्म का मतलब हिंदू या मुस्लिम धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है। यहाँ पर जो अपने नैतिक कर्तव्य है, अपने जो नैतिक जो गुण हैं उनके बारे में कहा गया है कि राजनीति को अपने धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। ये गांधी जी का कथन है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात महिला और पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत का लिंगानुपात 943 है, पुरुष साक्षरता 82.14 है और महिला साक्षरता 65.46 है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात का मतलब क्या है? तो लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगला प्रश्न आपके, जातिवाद से क्या आशय है? तो जातिवाद क्या मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा चुनाव में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब राजनेता चुनावी लाभ लेने के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है। जैसे जो चुनाव का जो कैंडिडेट है, मान लो उन क्षेत्र में जो उसके ज़्यादा रहेंगे तो वो उस कैंडिडेट की जाति के सभी लोग मिलकर उसको वोट करते हैं और उसको जिताते हैं। तो ये जातिवाद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति का क्या मतलब है? तो जब एक राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाती है तो इसको सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। 2 धर्म है, उसमें एक धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो फिर ये जो राजनीति होती है इसको सांप्रदायिक राजनीति कहती है। 2 धर्मों में एक धर्म को उच्च दिखाना सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है।
सबसे पहले नारीवादी जो फेमिनिज्म जो प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुए थे, वो किस देश में शुरू हुए थे? ये अमेरिका में शुरू हुए थे। सबसे पहले जो नारीवादी जो आंदोलन है कहाँ पर शुरू हुआ था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। एक ही बात है, अमेरिका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जातिवाद से हमारे समाज पर कौन कौन से दो प्रभाव पड़े? तो जातिवाद से एक तो राष्ट्रीय एकता कमज़ोर पड़ती है और जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा डालता है, जाति आगे आ जाती है। 19वां प्रश्न है कि जातिगत असमानता दूर करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो एक तो संवैधानिक प्रावधानों की पालना कठोरता से करनी चाहिए, जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसका कठोरता से पालन सबको करना चाहिए। दूसरा ये कि शिक्षा का प्रसार से भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये तो 1-1 नंबर के हो गए, अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो नारीवादी आंदोलन का मतलब क्या है? महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाना और इसके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने के लिए जो उनके निजी और पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग करने वाले आंदोलन होते हैं, इनको नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। जो महिलाओं की जो शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग करता है, उनके निजी और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करता है, तो ऐसे सभी आंदोलन को क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। भारत में लैंगिक विषमता या लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाई भारत में लैंगिक विभाजन बहुत देखने को मिलता है। लैंगिक विभाजन का मतलब यह है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में कार्य का विभाजन से है कि घरेलू कार्य जो है केवल महिलाएं करेंगी, घर का काम महिलाएं करेंगी, जबकि पुरुष जो है वो बाहर के कार्य करेंगे। तो ये आपके लैंगिक विभाजन में आता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षणों का उल्लेख करें। तो भाई भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षण का उल्लेख करना है। तो पहला तो ये कि भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा ये कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में धर्म आधारित भेदभाव का निषेध किया गया है। 3 प्रमुख है जो लक्षण है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत में धर्मनिरपेक्ष मॉडल क्यों अपनाया जाता है? तो भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि वह राज्य जिसके में नागरिकों का कोई भी जो धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है, किसी भी धर्म का कोई जो विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है, यानी कि अगर आप एक ही धर्म को राजनीतिक या राजकीय धर्म का दर्जा दे देंगे तो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो इसमें विद्रोह करेंगे। तो ये एक सांप्रदायिक जो समस्या है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे और हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे और इस कारण से उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख कीजिए। तो भाई भारतीय राजनीति में जाति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। जैसे उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से किया जाता है। किस जाति के जो वोटर हैं वो ज़्यादा हैं उसका उम्मीदवार उतारा जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। सरकार के गठन में जो जातियों के प्रतिनिधित्व को दिया जाता है। इसके अलावा जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश करते हैं। जातिगत गोलबंदी की जाती, निम्न जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय, ये सभी जो प्रमुख समस्या है। अगला प्रश्न आपका ये है कि धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का विचार क्या था? तो भाई महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब ये था नैतिक मूल्यों से जो सभी धर्मों से जुड़े होते हैं। गांधी जी का मानना ये था कि राजनीति धर्म के द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपके राजनीतिक दल। राजनीतिक जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर का है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पार्ट में 5 नंबर का होते हुए केवल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो 1 नंबर का आएगा और एक आपके 4 नंबर का आएगा। केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में। एक 1 नंबर का आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो देख लेते हैं 1-1 नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस दल का निर्माण किया गया था? तो उसमें 1980 में जो जनसंघ था उसको हटा करके, यानी कि उसकी जगह पे नई पार्टी की स्थापना की गई थी। उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इसको शॉर्ट में बीजेपी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बीजेपी कहा जाता है। अच्छा, बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है आपको कमेंट करके बताना है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 में होती है और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, समता पार्टी भी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी,
ये अभी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अभी भारत में वर्तमान में 6 या 7 ही पार्टियां ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसमें से एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक है कांग्रेस और कुछ पार्टियां और है जिसके हम आगे डिस्कस आपको करेंगे। नेक्स्ट है आपके विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक। तो सबसे पुराने दल की बात करें तो उसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगा, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में इसकी जो स्थापना है A.O. ह्यूम ने की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है आपके अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि अभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, और भारतीय जनता पार्टी BJP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर जो कांसीराम जी हैं उनके द्वारा स्थापित ये पार्टी है, और अभी वर्तमान में जो सुप्रीमो है वो मायावती है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो बसपा, इसको क्या कहते हैं, बसपा कहते हैं, BSP कहते हैं बसपा। तो इनका जो चुनाव चिन्ह क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक अभी राजस्थान में एक पार्टी बनी थी जिसका चुनाव चिन्ह बोतल है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, बोतल है। तो बोतल जो चुनाव चिन्ह है उस पार्टी का नाम आपको कमेंट करके बताना है, और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर सुप्रीमो है वो कौन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था क्या कहलाती है, तो ये राजनीतिक दल कहलाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का कार्य क्या है, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये मान्यवर जो कांसीराम जी हैं इनके द्वारा जो इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो कांसीराम जी का नाम आपको उसमें याद कर लेना है। और अभी इनके जो सुप्रीमो है कौन है बहुजन समाज पार्टी के, वो मायावती जी, जो कि यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री रही थी। तो ये कांसीराम जी इनके जो संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी बसपा। आपने चुनाव चिन्ह बता दिया होगा, ठीक है। बसपा का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथी है। क्या है बसपा का चुनाव चिन्ह, हाथी है। और BJP का क्या है, कमल का निशान है, कमल का पुष्प है। और हाँ, कांग्रेस का क्या है, हाथ का जो पंजा है वो उसका निशान चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो आपने देखा होगा ये TMC कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें जो इसके सुप्रीमो है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ये TMC कहाँ है अधिकतर, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपने TMC को अभी जो संसद के चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भी देखा होगा। और बाकी TMC जो बंगाल में इनकी जो पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना ये 1885 में होती है, ठीक है। A.O. ह्यूम अंग्रेज अधिकारी था ये, इसके द्वारा जो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो भाई राजनीतिक जो दल होते हैं वो जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो भारत में जो एक बहुदलीय व्यवस्था है, खूब सारे दल आपको देखने को मिलेंगे हर राज्य में। जैसे अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे दल हैं। रोज़ाना न जाने कितनी पार्टियाँ बनती जा रही, बिगड़ती जा रही, और गठबंधन महागठबंधन सभी वहाँ पे बनते जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगी। भारत में खूब सारे दल हैं, राज्य स्तर पर अलग दल हैं, कोई क्षेत्रीय दल हैं, कोई जो राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो क्या है, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय जनता पार्टी BJP का एक मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। अगला प्रश्न आता है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का जो गठन है वो कब होता है, तो वो 1925 में होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए संविधान संशोधन किया गया, तो ये किसके लिए किया गया, दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था, वहाँ पर एक ही दल है, तो चीन में आपका एक ही दल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा चीन। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आपको बताया था 6 या 7, तो इसका उत्तर आपको क्या याद कर लेना है, 7 याद कर लेना है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसमें से जो भाजपा राष्ट्रीय दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है। ये जो आंकड़े हैं वो मैं आपको आपकी किताब के अनुसार बता रहा हूँ, न कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। ये जो वर्तमान में कितने जो राष्ट्रीय दल है वो इनकी संख्या अलग है, लेकिन ये आपकी जो किताब में दे रखी है आपको उसी आधार पे लिखना है कि 7 जो दल है वो मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका मतलब जो शिवसेना है, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं
वो उनके जो शिवसेना के हैं। तो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो क्या है, शिवसेना है। नेक्स्ट है, अब आपके एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका इस पार्ट में से एक बनेगा और वो अथवा में आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा में आएगा, 2 में से आपको एक करना है। पहला प्रश्न आपका ये है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या क्या भूमिका होती है। तो कुछ भूमिकाएं आपको दे रखी है, जैसे चुनाव लड़ना। विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं, आपने देखा होगा बीजेपी, कांग्रेस, लोग, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनके दल के जो क्या काम होता है, एक तो चुनाव लड़ती है ये। तो चुनाव जो लड़ते हैं ये, इसमें टिकट दिया जाता है उम्मीदवारों को, और उनमें जो चयनित उम्मीदवार होते हैं उनके द्वारा ये चुनाव लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चुनाव कई तरीक़ों से करती हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों का जो चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, वही जो भारत में जो दलों के जो नेता होते हैं वही उम्मीदवार चुनते हैं। आगे से जो टिकट मिलता है वही चुनाव लड़ते हैं। अगर मान लो आपको टिकट नहीं दिया गया तो फिर आप जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ते हैं। जैसे अभी अपने राजस्थान में अंता जो 12 में पड़ता है, अंता से जो वहाँ से चुनाव हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो चुनाव है, तो अंता में जो चुनाव है तो वहाँ पर भी जो मान लो टिकट नहीं दिया गया तो कोई जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा होगा। तो आप नाम बता सकते हैं कौन वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। जो पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, उसको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वो फिर अपना जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो उनका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना। जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको जो 5,000 रुपये महीना देंगे, हमारी सरकार आएगी, तब तक दूसरी सरकार कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 5,500 रुपये देंगे। इस प्रकार की जो नीतियाँ हैं वो सरकार की ओर से रखी जाती हैं। तो ये जो प्रमुख जो कार्यक्रम होते हैं सरकारों के, अपने राजनीतिक दलों के, वो अपने जो वोटर्स होते हैं उनके सामने रखे जाते हैं। मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम को चुनते हैं और लोकतंत्र में समान या एक जैसे विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा प्रदान की जा सके। राजनीतिक दल वही कार्य करते हैं और वे विभिन्न प्रकार के विचारों को बुनियादी राय तक संसद में लाते हैं जिनका वे समर्थन करते हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय को अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती हैं। शासक दल कौन होता है? जिसकी सरकार होती है उसको शासक दल कहा जाता है। जैसे अभी भारत में बीजेपी शासक दल है, एनडीए, बीजेपी तो नहीं कहेंगे, एनडीए कहेंगे। ये इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो अभी जो भारत में सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। इसमें जो जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर है जो इसको सरकार बनाते हैं, इसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो ये जो एनडीए है ये भी एक गठबंधन है। इसी प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें दूसरा जो गठबंधन बना था वो इंडिया का बना था, INDIA। ये दूसरा गठबंधन बना था इंडिया का, और इंडिया गठबंधन बना था। इससे पहले यूपीए था, क्या था? यूपीए, ठीक है। तो वो अलग था। जो मोदी सरकार जो बनी जब 2014 से पहले, तब यूपीए गवर्नमेंट थी। इसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इसको कहा जाता है। उस समय जो अलग अलग सरकार जो दल मिलकर जो उसमें सरकार बनाई थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब यूपीए के जो गठबंधन से वो प्रधानमंत्री बने थे। कानूनों का निर्माण, तो भाई जो राजनीतिक दल होते हैं वो कानूनों का निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस भी करते हैं, उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है, लेकिन विधायिका के अधिकांश सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल के होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देशों का पर जो फैसला करते हैं। सरकार का निर्माण और संचालन, देखो राजनीतिक दल जो होते हैं वही सरकार का निर्माण करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं। जो भी राजनीतिक दल या उसका गठबंधन विधायिका में जो बहुमत प्राप्त करता है वह सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार चलाता है और उनकी नीतियाँ बनाता है। शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वहन करना, जो राजनीतिक जो दल होते हैं वो चुनाव में जब हार जाते हैं तो विपक्ष में बैठते हैं। जो देखो ज़्यादा सीटें आती है वो तो इसमें सरकार बनाता है, जिसकी कम सीटें आती हैं, ठीक है, बहुमत से कम सीटें आती है, वो फिर विपक्ष में बैठता है। तो चुनाव में पराजय का सामना करने वाले जो दल होते हैं वो शासन के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो अभी सरकार बीजेपी की है। भजन लाल जी शर्मा है वो बीजेपी के जो विधायक हैं
और वहाँ से वो ये मुख्यमंत्री बने। तो फिर सरकार किसकी हुई? बीजेपी की। और इसमें विपक्ष में कौन बैठेगा? इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रहते वो कांग्रेस की पार्टी रही थी। तो कांग्रेस अभी क्या है? विपक्ष की भूमिका में है। तो इसमें जो ऐसे दल सरकार की गलत नीतियों का, असफलताओं का आलोचना करते हैं तथा अपनी राय भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो विपक्षी दल है सरकार के विरुद्ध आम जनता को भी गोलबंद करने का कार्य करते हैं। तो ये सारा जो काम है वो वापस सेम टू सेम आपका इसी लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका है, ये क्वेश्चन, या फिर आपके राजनीतिक दल के कार्य, ये दोनों एक ही है। देखो, चुनाव लड़ना, नीति एवं कार्यक्रम मतदाताओं के समक्ष रखना, जो इसमें हमने वर्णन किया वही है। कानूनों का निर्माण करना, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष का निर्माण, जनमत का निर्माण, ये सभी आपके जो चुनाव राजनीतिक दल होते हैं उसके कार्य होते हैं, उनकी लोकतंत्र में भूमिका रहती है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, आ जाए तो आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में राजनीतिक दल है क्या? राजनीतिक दल है क्या, और भारत में राजनीतिक दलों का सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया? तो भाई, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में जो राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। यह संपूर्ण राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करते हैं, और अधिकांश लोग राजनीतिक दलों की आलोचना करते नजर आते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन में प्रत्येक बुराई के लिए वे दलों को जिम्मेदार मानते हैं, और इसके अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। तो भारत में जो राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है? दल बदल पर रोक लगी जा रही है। जो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद विधायक अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, यानी कि कोई जो अपनी जो सीट ये दल को चेंज कर देता अपनी पार्टी को, तो फिर उसको सांसद या फिर विधायक की गंवानी पड़ेगी। देश में इस नए कानून के लागू होने से दल बदल की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत की जाती हैं। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने राजनीति में धन अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के साथ जो अपने खिलाफ चल रहे या नहीं चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण देना होता है। तभी तो आप देखते हैं बाहुबली नेताओं के कि उसके ऊपर इतने केस है, इस नेता के ऊपर इतने केस है, फिर भी वो चुनाव लड़ रहा है। तो ये किसके द्वारा पता चलता है? इस शपथ पत्र के द्वारा पता चलता है। चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए आदेश जारी किया कि वे संगठनात्मक चुनाव कराने आवश्यक रूप से आयकर रिटर्न भरें। तो ये तो हो गए 3 इसमें प्रमुख कदम भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए। सेम वही आपके जो अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के कोई 4 सुझाव का वर्णन करना है। तो पहला तो कानून का निर्माण। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज के लिए भी इसमें पार्टियों में कोई कानून होना चाहिए, व्यवस्थित कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों को सूची रखें, अपने संविधान की पालना करें। दल में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाया जाए। दल के जो सबसे बड़े पदों पर खुला चुनाव कराकर इनमें सभी व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। राजनीतिक दलों की जो महिलाओं की न्यूनतम अनुपात इनकी 1/3 चुनाव टिकट दिया जाना ज़रूरी है। चुनाव खर्च का जो सरकार के द्वारा वहन किया जाए, और राजनीतिक दलों पर जनता द्वारा दबाव बनाया जाए। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। तो भाई, राजनीतिक दल जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं। तो एक तो ये कि राजनीतिक दलों के समक्ष कोई आंतरिक लोकतंत्र की कमी, इनके अंदर का जो डेमोक्रेसी वो नहीं है, उसकी कमी आपको देखने को मिलती है। समस्त विश्व में एक प्रवृत्ति बन गई है कि समस्त शक्ति एक या कुछ ही नेताओं के पास में सिमट जाती है। जैसे कुछ जो पार्टियाँ ऐसी है जिनके जो केवल एक ही परिवार के जो लोग हैं वो विधायक, सांसद, बाकी सभी जो चुनाव में जीतते जाते हैं। तो दलों के पास न तो सदस्यों की खुली सूची होती है, न ही जो नियमित रूप से संगठनात्मक बैठकें होती हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं की वे सूचनाओं को साझा नहीं करते, तो कार्यकर्ता दल में चल रही हलचलों से अनजान बना रहता है। तो एक तो ये प्रमुख चुनौती है। दूसरा है कि वंशवाद की प्रवृत्ति। भारत के अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने एक प्रमुख चुनौती है। जो बड़े नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और अपने ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और जितवा देते हैं। अनेक दलों में उच्च पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते रहते हैं।
नेक्स्ट है फिर धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। तो भाई समस्त राजनीतिक दलों की चिंता चुनाव जीतने की होती है। तो चुनाव जीतना प्रमुख कार्य होता है। पहला लक्ष्य क्या है? चुनाव को जीतना। तो इसके लिए वे कोई भी जो जायज़ नाजायज़ तरीका अपना सकते हैं और कभी भी वो परहेज़ भी नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो वे ऐसे ही लोग को चुनाव में उतारते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। अब चुनाव कौन लड़ता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ताकि वो ज़्यादा खर्च करे और फिर वहाँ से वो जीत सके, अधिक पैसा जुटा सकता है। और कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का भी समर्थन करते हैं कि ये जो बाहुबली नेता है या ऐसा कोई जो गैंगस्टर है जो चुनाव जीत सकता है, तो उसका भी जो समर्थन कर देते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव जीत जाते हैं और जिन पर कई जो मुकदमे लगे होते हैं। राजनीतिक दलों की मध्य विकल्पहीनता। तो आधुनिक युग में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए सार्थक विकल्प की कमी है, यानी कि लोगों के पास में कोई विकल्प नहीं है। दोनों पार्टियों को देख लिया, तीसरी पार्टी का कोई विकल्प है नहीं। तो सार्थक विकल्प देने के लिए विभिन्न दलों की नीतियों में अंतर होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों ने दलों के बीच जो वैचारिक अंतर है वो कम होता जा रहा है, इनके बीच का जो मतभेद है वो कम होता जा रहा है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है इसके प्रकार बताना है और बहुदलीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसके लाभ और हानि बतानी भारत में। तो विश्व में राजनीतिक दलीय व्यवस्था के 3 प्रमुख प्रकार हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। एक दल में किसी भी देश में सिर्फ एक ही दल जो सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, इसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि साम्यवाद, चीन में सिर्फ साम्यवादी दल का ही शासन चलता है, इसलिए वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है। द्विदलीय, यहाँ पर कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच में बदलती रहती है। वहाँ अनेक अन्य पार्टियां भी हो सकती हैं। वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सत्ता जो होती है वो केवल 2 पार्टियों में ही, दोनों में से किसी एक पार्टी के हाथ में ही आती हैं। तो वे सत्ता के प्रबल दावेदार भी होते हैं। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, जहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था, जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो तो 2 दलों से ज़्यादा दलों के अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आते हैं, तो इसको बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि भारत में जो बहुदलीय व्यवस्था, तो भारत में एक लोकतांत्रिक देश है भारत, तो और यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। खूब सारे दल मिलकर जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार भी बनाते हैं। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन या फिर मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और सरकार का निर्माण में भाग लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक राजनीतिक दल अधिकांश सीटें जीतकर सरकार बना लेती है। उदाहरण के रूप में 2004 की बात है, संसदीय चुनाव में 3 गठबंधन बने थे। कौन कौन से बने थे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए कहते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूपीए कहते हैं, और एक वाम मोर्चा। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से कोई भी जो 3 गठबंधन बन गए थे, लेकिन इसमें से कोई भी जो गठबंधन सरकार बनाने की जो आवश्यक सीटें वो नहीं जीत पाया था। तो इसके कारण जो संयुक्त गठबंधन जो प्रगतिशील गठबंधन है जिसको हम यूपीए कहते हैं, इसने क्या किया कि वाम मोर्चा जो तीसरा मोर्चा था, इसका समर्थन से जो सरकार का गठन कर लिया था। तो इस बहुदलीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि कई हितों एवं विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करती हैं। वहीं इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत अधिक जटिल व्यवस्था है, कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन जाती है। मान लो सभी का जो समर्थन नहीं मिलता है या सभी के हित नहीं मिल पाते, तो जो अपना जो समर्थन है वो खींच लेते हैं और सरकारें गिर जाती हैं। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की 4 प्रमुख नीति और कार्यक्रमों का वर्णन करना है। तो भाई यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो समस्त उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय दोनों, तब इनमें से कोई भी जो बड़े नीतिगत परिवर्तन के बारे में लोगों से जो चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर राजनीतिक पार्टी नहीं होगी तो फिर वो अपनी जो नीतियाँ हैं वो सभी एक साथ नहीं बना पाएंगे, अपने अपने व्यक्तिगत जो विचार है वो व्यक्त करेंगे। सरकार बन जाने के बाद इनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी और राजनीतिक दलों के अभाव में निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जवाबदेही होंगे, देश के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। राजनीतिक दल के अभाव में सरकार निरंकुश हो सकती है, विरोध के लिए असंगठित और विपक्ष नहीं होगा। फिर हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम। तो भारतीय जनसंघ को 1980 में पुनर्जीवित करके यह पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी, इसको बीजेपी कहते हैं। इसकी प्रमुख नीतियाँ क्या हैं? तो पहली नीति थी कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, मूल्यों की प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसकी जो प्रमुख अवधारणा है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा है उसके विरुद्ध है।
बीजेपी जो जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 दी गई थी विशेष अधिकार, इसके खिलाफ थी और इसको हटा भी दिया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये इसका प्रमुख एजेंडा है, इनकी प्रमुख इनकी नीति कार्यक्रम है। समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। ये तो बीजेपी के इसमें एजेंडे हो गए। अब कांग्रेस के एजेंडे भी देख लेते हैं क्या इसमें स्थापना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नीतियाँ कार्यक्रम गठन 1885 में होता है। और जो कांग्रेस है, इस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता यानी कि किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देना और कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक के समुदाय के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख एजेंडा है। यह पार्टी नई आर्थिक नीतियों के समर्थक है, इस बात को लेकर जागरूक है और इन नीतियों का जो गरीब और कमज़ोर वर्ग पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना ये इस कांग्रेस का जो प्रमुख लक्ष्य है। मध्यम मार्गी विचारधारा को अपनाना ये भी जो कांग्रेस का जो प्रमुख नीति है। फिर आपके जो पार्ट आ जाएगा, अगला पार्ट लोकतंत्र के परिणाम। मात्र 3 नंबर का पार्ट है और 3 ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे। खालिस्तान के, रिक्त स्थान के, एक ही बात होगी, खालिस्तान और रिक्त स्थान। तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव खालिस्तान और आपका खालिस्तान नहीं कहेंगे, इसको रिक्त स्थान बोलेंगे। मैं खालिस्तान बोलूँगा और आप फिर कुछ और ही समझ लेंगे, तो वो खालिस्तान से मेरा मतलब नहीं है। यहाँ पर खालिस्तान से मतलब मेरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान से। अति लघुतात्मक प्रश्न 1-1 नंबर के प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आपके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। तो निम्न में से किस प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। तो लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें शासन प्रणाली होती है, उसमें उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। किस शासन प्रणाली में वैध सरकार का गठन होता है। तो ये एक ही बात है, वैध सरकार का हो या फिर उत्तरदायी सरकार का हो, ये लोकतंत्र में होता है। वर्तमान में विश्व में किस प्रकार की सरकारों का संरचना नैतिक है। तो लोकतांत्रिक सरकार की जो संरचना है वो नैतिक है। किस संदर्भ में, जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह कौन सा है। तो भाई उच्च आर्थिक विकास में जो तानाशाही सरकारें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा है जो इसमें जो बेहतर रिजल्ट है वो प्राप्त किए हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो दक्षिण कोरिया है वो तानाशाही सरकार है वहाँ पे। इसके अलावा चीन है, वहाँ पर भी है जो तानाशाही सरकार है। तो ये वहाँ की जो विकास की जो दर है वो काफ़ी ऊँची है। एक ही व्यक्ति होता है जो कह देता है, उसको पूरे देश को उसको मानना पड़ता है, इसको तानाशाही सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके लोकतंत्र की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो लोकतंत्र जो है अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि इसमें नागरिकों की समानता को बढ़ावा मिलता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है और गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किस पर आधारित है। राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक विषमता पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक समानता पर, विषमता पर, न्यायपूर्ण वितरण पर। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसमें से जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये तो है, इसका ये तो अनुरूप ही है, व्यक्ति की गरिमा भी है और कानून की समक्ष समानता भी है। बहुसंख्यकों का शासन ये इसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें असमानताएं बनी रहती हैं। अगला प्रश्न फिर आपके रिक्त स्थान का आएगा। लोकतंत्र में जनता की अंतिम शक्ति, शासन की अंतिम जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है। वो जनता के हाथों में होती है। जो लोकतंत्र होगा उसमें जो शक्ति होगी वो अंतिम शक्ति किसमें होगी, वो जनता के हाथों में होगी। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि वाले मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों से रिकॉर्ड कैसा है। तो वो अच्छा रिकॉर्ड है, बेहतर स्थिति में है वो। सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कामकाज में जानकारी प्राप्त होती है। ये सूचना का अधिकार RTI कहते हैं इसको, 2005 में आया था। अपने अजमेर की जो तिलोनिया है, अरुणा राय हैं, उनका संबंध जो आपके सूचना के अधिकार से संबंधित है। लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही सरकारों की तुलना में समय ज़्यादा लगता है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें तो सभी का जो विचार है मत है वो जानना पड़ता है, जबकि तानाशाही सरकार होती है उसमें एक ही व्यक्ति को फैसला लेना होता है, वो उसको फैसला लेने में समय कम लगता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि लोकतंत्र, ये तो हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर जो अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को दबाने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है वो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है, राजनीतिक समानता पर
आधारित होती हैं। शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है उसको तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि चीन में है, दक्षिण कोरिया में है। व्यक्ति को गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो किसी भी अन्य मामले में काफ़ी आगे ले जाती हैं। भारत के जो 77% लोग हैं वो मानते हैं कि सरकार की जो चाल डाल है वो उनकी वोट पर उनकी चाल डाल पर उनके वोट का असर पड़ता है। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप में लोकतांत्रिक अच्छा माना जाता है परंतु व्यवहार में इतना वो अच्छा होता नहीं है। इसके अलावा जो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो लोकतंत्र का जो सीधा सीधा अर्थ है जो लोगों की राय से जो शासन करना नहीं है, इनकी बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसमें व्यक्ति की जो गरिमा है वो सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है और लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के जो अधिकार हैं उनकी सम्मान करती है। फिर आपका अगला प्रश्न है ये कि लोकतंत्र की परिभाषा विशेषता बतानी है, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोकतंत्र नागरिक की जो गरिमा है उसको बढ़ावा देती है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र ये जो प्रजातंत्र है उसमें निर्णय लेने में देरी क्यों होती है। तो भाई लोकतंत्र प्रजातंत्र जो होता है उसमें विचार विमर्श करके समझौते के विचारों पर जो आधारित होती है, इसलिए निर्णय लेने में देरी होती है। कौन सी व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इसमें कुछ कमियां हैं फिर भी ये पूरे विश्व में स्वीकार्य है। अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय ले लेती हैं क्योंकि उनको विधायिका का सामना नहीं करना होता है। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को सकारात्मक का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है। तो इसका कारण है कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र के दो गुण बताना है, तो लोकतंत्र एक उत्तरदायी जो जिम्मेदार व्यवस्था होती है और लोकतंत्र वैध शासन व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो ये आपके सभी जो पार्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए। आगे के जो वीडियो में आपके जो और जो बचे हुए जो आपके इसमें किताब है, दो किताबें और है आपकी, तो एक तो आपकी भूगोल की है और एक आपकी जो इकोनॉमिक्स की है। तो दोनों ही किताबें मैं आपको अलग से अलग एक एक वीडियो में कवर करा दूंगा। उसका वीडियो आपको यहाँ अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, 1 घंटे और 7 मिनट में आपकी पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी किताब को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो फैक्ट हमने इसमें आपके कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आपके 1 घंटे में 1 घंटा और 7 मिनट के वीडियो में आपने पूरी किताब का रिवीजन कर लिया इसमें। तो इससे बेहतर आपके लिए और क्या होगा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और इसका टेस्ट अगर देना है तो आप अपने ऐप के ऊपर जो टेस्ट बना हुआ है उस टेस्ट को आप ज़रूर दें। इसी प्रकार से मैंने इससे पहले आपका जो भारत और लोकतांत्रिक विश्व वाली जो किताब है उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 20 नंबर उसके कंप्लीट हो गए, 20 नंबर इसके कंप्लीट हो गए। टोटल 40 नंबर मैंने आपके 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और अपने सभी दोस्तों को, अपने कक्षा के, अपने स्कूल के सभी बच्चों को अपने चैनल के बारे में आप ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कौन कौन विद्यार्थी ये काम करने के लिए तैयार हैं, कमेंट करके अपना जो नाम है वो ज़रूर बताना कि सर मैं ये काम करने को तैयार हूँ। आपके जो वीडियो है मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को बताऊँगा, अपनी कक्षा के 5 बच्चों को मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कौन कौन विद्यार्थी ये काम करने को तैयार हैं कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे लगे कि कौन कौन विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि सभी बच्चे जो अच्छी प्रकार से पास हों, सभी को अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ओर से आप सभी को आपको पूरे में से पूरे नंबर की शुभकामनाएं। मेरी तो इच्छा ये है कि आपके सभी के अच्छे नंबर आए, आपके 80 में से 80 नंबर आए, 70 में से 70 नंबर आए। तो इसी उम्मीद के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपको अगले वीडियो में। आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसके जो लिंक वगैरह आपको वीडियोज़ की मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।